नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट विद आशुतोष कुमार में। दोस्तों, इससे पहले अगर आप लोग इस वीडियो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, जिससे इनकी हेल्प हो सके। इससे पहले हम लोगों ने प्राइमरी की सीटेट की ईवीएस के कुछ वीडियोज़ के बारे में बात की है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में प्राइमरी की फुल ईवीएस की एनसीईआरटी का रिवीजन करेंगे। अगर आप लोग वाकई सीरियस होके सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो आइए चलते हैं आज के वीडियो की ओर। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बालक की प्रथम पाठशाला किसे कहते हैं। तो बालक की जो प्रथम पाठशाला है वो परिवार होता है। बालक की प्रथम पाठशाला परिवार होता है। बालक जो है, छोटा बालक, वो परिवार से ही सब कुछ सीखता है। तो बालक की प्रथम पाठशाला परिवार हो गया। इसके आगे ग्रेगर जॉन मेंडल, इनका जन्म 1822 ईस्वी में हुआ था। ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे, इनका जन्म जो है वो 1822 ईस्वी में हुआ था। और इन्हें आनुवंशिकी का जनक भी कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहते हैं। आनुवंशिकी के जनक हैं ये। और इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल जो है, इन्होंने किस पौधे पर प्रयोग किया। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किया। और इन्होंने अपनी पूरे जीवन में लगभग 2800 प्रयोग किए। ये जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, इन्होंने अपने जीवन में लगभग 2800 प्रयोग, एक्सपेरिमेंट किए। इसके आगे हम लोग देखते हैं बाल विवाह निरोधक अधिनियम कब आया। तो बाल विवाह निरोधक अधिनियम जो है वो 2006 ईस्वी में आया। कब आया? 2006 में। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 2006 में आया। और इससे बाल विवाह पर नियंत्रण किया जा सका। इससे जो है बाल विवाह निरोधक अधिनियम से बाल विवाह पर नियंत्रण किया जा सके। इसके आगे हम लोग देखेंगे मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर। मशहूर कलाकार, ये एक विष्णु चिंचालकर जो हैं, ये एक मशहूर कलाकार हैं। और ये एमपी मध्य प्रदेश इंदौर के हैं। और ये किस लिए प्रसिद्ध हैं? ये सूखे पत्तों से बढ़िया चित्रकारी का निर्माण करते हैं। ये जो सूखे पत्ते होते हैं उनसे ये बढ़िया चित्रकारी बना लेते हैं, इसीलिए ये जो है प्रसिद्ध हैं। मशहूर कलाकार कौन? विष्णु चिंचालकर। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर किस लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये सूखे पत्तों से बढ़िया चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध हैं। इसके आगे हम लोग देखेंगे चूहे में देखने की क्षमता बहुत कम। चूहा जो है उसमें देखने की क्षमता बहुत कम होती है। और परंतु सूंघने, छूने तथा स्वाद वाली क्षमताएं बहुत तीव्र होती हैं। सूंघने, छूने और स्वाद वाली जो क्षमताएं होती हैं चूहे में, वो बहुत तीव्र होती हैं। तथा जो देखने की क्षमता होती है वो बहुत कम होती है। इसके आगे हम लोग देखेंगे गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि गांधी जी की किस वर्षगांठ के लिए। तो 150वीं वर्षगांठ के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। काहे की शुरुआत की गई थी? तो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। इसके आगे हम लोग देखेंगे जिक्सा खेल। जिक्सा खेल क्या है? तो जिक्सा खेल चित्र के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर बड़ा चित्र बनाना। छोटे छोटे चित्र के टुकड़े होते हैं, उनको जो जोड़कर एक बड़ा चित्र बनाना, ये जो है जिक्सा खेल कहलाता है। जिक्सा, इसे पजल भी कहा जा सकता है। इसके आगे हम लोग देखेंगे कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो कबड्डी में जो है 7 खिलाड़ी होते हैं। और कबड्डी की जो शुरुआत हुई वह कहाँ से हुई? तमिलनाडु से। कबड्डी की जो शुरुआत हुई वो तमिलनाडु से हुई। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कबड्डी की शुरुआत कहाँ से हुई। तो कबड्डी की शुरुआत तमिलनाडु से हुई। इसके आगे हम लोग देखेंगे क्रिकेट, हॉकी तथा फुटबॉल में 11-11 खिलाड़ी जो है पिच पर होते हैं। क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल में किसमें क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल में 11-11 खिलाड़ी पिच पर होते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हॉकी, फुटबॉल या क्रिकेट में कितने खिलाड़ी जो है पिच पर होते हैं। तो 11 खिलाड़ी जो है, 11-11 खिलाड़ी पिच पर होते हैं। खो खो में 9 खिलाड़ी फील्ड पर होते हैं। खो खो में कितने खिलाड़ी फील्ड पर होते हैं? तो खो खो में 9 खिलाड़ी फील्ड पर होते हैं। और कुल जो है खो खो की टीम में जो है 12 प्लेयर होते हैं। कितने? 12 प्लेयर होते हैं। और फील्ड पर कितने होते हैं? वो 9 होते हैं। इसके आगे हम लोग देखेंगे पोलो भी एक खेल है। पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? यहाँ पे सॉरी, ये गलत लिख गया है यहाँ पे। तो पोलो में जो है
ये 4 खिलाड़ी होते हैं। पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल, बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बास्केटबॉल में जो है 5 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? बास्केटबॉल में 5 प्लेयर होते हैं। इसके आगे हम लोग देखेंगे हांगकांग। हांगकांग में जो सांप खाए जाते हैं, हांगकांग का जो भोजन है वो क्या है? सांप। यहाँ जो है सांप खाए जाते हैं। और लिंगहू फेन सांप की एक जो है प्रजाति है जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है। लिंगहू फेन सांप की एक प्रजाति है जो हांगकांग में बहुत ज़्यादा फेमस है, जो यहाँ खाए जाते हैं। इसके आगे हम लोग देखेंगे कश्मीर में सरसों के तेल में बनी मछली खाई जाती है। कश्मीर जो है उसमें सरसों के तेल में बनी मछली खाई जाती है। कहाँ? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सरसों के तेल में बनी मछली कहाँ खाई जाती है? तो कश्मीर में सरसों के तेल की बनी जो है मछली खाई जाती है। इसके आगे हम लोग बात करेंगे गोवा। गोवा में जो है नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली खाई जाती है। नारियल के तेल की बनी समुद्र की मछली कहाँ खाई जाती है? तो गोवा में नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली खाई जाती है। इसके आगे हम लोग देखेंगे केरल। केरल में क्या है? तो टैपियोका एक प्रकार का फल है। टैपियोका जो है वो एक प्रकार का फल है जो केरल में खाया जाता है। टैपियोका केरल में खाया जाता है और इसे उबाल करके खाया जाता है। कैसे खाया जाता है? उबाल करके। टैपियोका को उबाल लेते हैं, उसके बाद इसको खाते हैं। इसके आगे हम लोग पूछेंगे, आगे देखेंगे हाथी। एक हाथी जो है एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्तियां खा सकता है। कितनी? एक दिन में जो है लगभग 100 किलोग्राम पत्तियां खा सकता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि एक हाथी एक दिन में कितनी पत्तियां तक खा सकता है? तो ये जो लगभग 100 किलोग्राम पत्तियां तक खा सकता है। और हाथी को पसीना नहीं आता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा जंतु है या जानवर है जिसको पसीना नहीं आता है? तो हाथी को पसीना नहीं आता है। हाथी जो है उसको पसीना नहीं आता है। हाथी 14 से 15 साल तक झुंड में रहते हैं। हाथी जो है वो 14 से 15 साल तक झुंड में रहते हैं, उसके बाद वो झुंड छोड़ देते हैं। उस 14 से 15 साल तक झुंड में रहते हैं तथा उसके बाद झुंड को छोड़ देते हैं। एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ, एक झुंड जो है उसमें 10 से 12 हथनियाँ तथा बच्चे होते हैं। बुजुर्ग हथनी झुंड की नेता होती है। जो बुजुर्ग हथनी होती है वो झुंड की नेता होती है। जो झुंड होता है जिसमें 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं, उसमें जो है एक बुजुर्ग, जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है वो झुंड की नेता होती है। हाथी के कान पंखे की तरह कार्य करते हैं। हाथी के जो कान होते हैं बहुत ही बड़े बड़े होते हैं और ये पंखे की तरह कार्य करते हैं। 3 महीने 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम तक होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है? तो 3 महीने का जो हाथी का बच्चा होता है उसका वजन जो है लगभग 200 किलोग्राम तक होता है। कितना होता है? 200 किलोग्राम। इसके आगे हम लोग देखेंगे अंडे देने वाले जीव। अंडे देने वाले जीव क्या कहते हैं इन्हें? तो अंडे देने वाले जो जीव हैं वो अंडज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अंडज। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंडे देने वाले जो जीव होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो अंडे देने वाले जीव होते हैं उनको अंडज कहा जाता है। तथा जो बच्चे देते हैं उनको क्या कहते हैं? बच्चे देने वाले जीव को जरायुज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बच्चे देने वाले जीव को क्या कहते हैं? बच्चे देने वाले जीव को जरायुज कहते हैं। अंडे देने वाले जीव को अंडज कहते हैं तथा बच्चे देने वाले जीव को जरायुज कहते हैं। इसके आगे हम लोग देखेंगे कंगारू और चूहा कभी पानी नहीं पीते हैं। कंगारू और चूहा दो ऐसे जानवर हैं जो कभी पानी नहीं पीते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐसे कौन से जानवर हैं जो कभी पानी नहीं पीते हैं? तो कंगारू और चूहा कभी पानी नहीं पीते हैं। और हाथी जो था उसके कभी पसीना नहीं आता है। हाथी को पसीना नहीं आता है। इसके आगे हम लोग देखेंगे गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। गिलहरी जो है उसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा जंतु है या जानवर है जिसके जो है दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? तो गिलहरी के दांत जो हैं वो हमेशा बढ़ते रहते हैं परंतु काटने के कारण घिसते रहते हैं। ये जो है गिलहरी विभिन्न वस्तुओं को काटा करती है जिससे इनके दांत जो हैं वो घिसते रहते हैं। इसके आगे हम लोग देखेंगे प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को की गई थी। कब की गई थी? 1 अप्रैल 1973। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को हुई थी। इसके आगे हम लोग देखेंगे बाज, गिद्ध और चील की जो देखने की क्षमता होती है वो मनुष्य की 4 गुनी होती है। कितनी होती है? मनुष्य की 4 गुनी। किसकी किसकी? बाज, गिद्ध और चील की क्षमता जो है नॉर्मली वो मनुष्य की 4 गुनी होती है।
तथा बाघ की अंधेरे में देखने की क्षमता, तथा बाघ जो है उसकी अंधेरे में देखने की क्षमता मनुष्य की 6 गुनी होती है। बाज, गिद्ध और चील की नॉर्मली जो देखने की क्षमता होती है वो मनुष्य की 4 गुनी होती है, तथा जो बाघ है उसकी अंधेरे में देखने की क्षमता मनुष्य की 6 गुनी होती है। इसके आगे हम लोग देखेंगे दर्जन चिड़िया। दर्जन चिड़िया नुकीली चीज से पत्तों को सीकर यह अपना घोंसला बनाती है। ये जो दर्जन चिड़िया है यह अपनी चोंच की सहायता से पत्तों को सिल लेती है और सिलकर अपना घोंसला बनाती है। ये दर्जी की भांति कार्य करती है, इसीलिए इसे दर्जन चिड़िया का नाम दिया गया। दर्जन चिड़िया जो है इसकी नुकीली चोंच होती है और ये अपनी नुकीली चोंच की सहायता से पत्तों को सिलकर अपना घोंसला बनाती है और उसी में अंडे देती है। इसके आगे हम लोग बात करेंगे वीवर पक्षी। वीवर पक्षी में जो नर पक्षी होता है, नर वीवर पक्षी जो होता है वो घोंसला बनाता है। नर वीवर पक्षी घोंसला बनाता है तथा मादा को जो घोंसला बनाते हैं, मादा को उनमें से जो घोंसला पसंद आता है वह उसी में अंडे देती है। वीवर जो नर पक्षी होता है वो घोंसला बनाता है। वीवर नर पक्षी का काम होता है घोंसला बनाना, तथा मादा को उनमें से जो घोंसला, जो मादा वीवर पक्षी होती है उनमें से जो घोंसला उनको पसंद आता है वह उसी में जो है अंडे देती है। इसके आगे हम लोग देखेंगे ड्रेको छिपकली। ड्रेको एक प्रकार की छिपकली है जो उड़ सकती है। नॉर्मली जो छिपकली है वो उड़ नहीं सकती हैं, लेकिन ड्रेको एक प्रकार की छिपकली है जो उड़ सकती है। इसके आगे हम लोग देखेंगे एमू, कीवी, पेंगुइन तथा शुतुरमुर्ग ऐसे पक्षी हैं जो उड़ सकते हैं, उड़ नहीं सकते हैं। ऐसे पक्षी जो उड़ नहीं सकते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा ऑप्शन में दिया होगा कि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐसे कौन से पक्षी हैं जो उड़ नहीं सकते हैं। ऑप्शन में दिया होगा कबूतर, तोता, कौवा, शुतुरमुर्ग। तो शुतुरमुर्ग कौन कौन से पक्षी हैं? एमू, कीवी, पेंगुइन तथा शुतुरमुर्ग ऐसे पक्षी हैं जो उड़ नहीं सकते हैं। नॉर्मली जो पक्षी हैं उनकी जो प्रवृत्ति होती है वो उड़ने की होती है, लेकिन ये 4 ऐसे पक्षी हैं, एमू, कीवी, पेंगुइन तथा शुतुरमुर्ग ऐसे पक्षी हैं जो उड़ नहीं सकते हैं। इसके आगे हम लोग देखेंगे उल्लू अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। उल्लू जो है वो अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। उल्लू अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। इसके आगे चींटी जो है फेरोमोन नामक रासायनिक पदार्थ रिलीज करती है। चींटी जो है फेरोमोन नामक, कौन सा? फेरोमोन नामक एक रासायनिक पदार्थ है जो चींटियां रिलीज करती हैं, छोड़ती हैं। इसके आगे हम लोग देखेंगे पक्षियों के आंखों की पुतलियां ज्यादातर घूमती नहीं हैं। जो पक्षी होते हैं उनकी पुतलियां, आंखों की पुतलियां जो हैं वो ज्यादातर घूमती नहीं हैं। हम लोगों की आंखें की पुतलियां जो है वो घूम जाती हैं, लेकिन जो पक्षी होते हैं उनकी आंखों की पुतलियां घूमती नहीं हैं, कुछ पक्षियों को छोड़कर। मतलब कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जिनकी पुतलियां घूम जाती हैं, लेकिन मैक्सिमम जो ज़्यादातर पक्षी होते हैं उनकी आंखों की पुतलियां नहीं घूमती हैं, इसीलिए यह अपनी गर्दन घुमाते हैं। जो पक्षी होते हैं इनकी आंखों की पुतलियां नहीं घूमती हैं, इसी कारण से यह अपनी पूरी गर्दन को घुमाते हैं। या एक समय पर 2 चीजें देख सकते हैं। जो पक्षी होते हैं वो एक समय पर 2 चीजें देख सकते हैं। जब यह दोनों आंखों से एक ही चीज को देखते हैं, जब यह पक्षी जो होते हैं वो दोनों आंखों से एक ही वस्तु को या एक ही चीज को देखते हैं, तो दूरी का एहसास होता है। मतलब नॉर्मल की अपेक्षा अधिक दूरी पर जो वस्तु नॉर्मल रखी है वो अधिक दूरी पर रखे होने का एहसास होता है। नॉर्मल से अधिक दूरी का एहसास होता है। इसके आगे हम लोग रात को जागने वाले जानवर, जो रात में जानवर जगते हैं वो हर चीज को ब्लैक एंड व्हाइट कलर में देखते हैं। ब्लैक और व्हाइट कलर में कैसे देखते हैं? तो ब्लैक और व्हाइट मतलब काले और सफेद रंग में देखते हैं। इसके आगे हम लोग देखेंगे चमगादड़, डॉल्फिन व कुत्ते। कौन कौन? चमगादड़, डॉल्फिन व कुत्ते। ये जो है इनमें पराश्रव्य ध्वनि सुनने की क्षमता होती है। ये जो है पराश्रव्य ध्वनि को सुन सकते हैं, और पराश्रव्य जो ध्वनि है उसकी क्षमता कितनी होती है? तो होती है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। पराश्रव्य ध्वनि की तीव्रता जो है वो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है। और चमगादड़, डॉल्फिन तथा जो कुत्ते हैं वो पराश्रव्य ध्वनि को सुन सकते हैं। इसके आगे हम लोग देखेंगे गैंडा कीट तथा हाथी में अपश्रव्य ध्वनि सुनने की क्षमता होती है। जो अपश्रव्य ध्वनि होती है जिसकी जो तीव्रता है 20 हर्ट्ज से कम होती है। गैंडा, कीट तथा हाथी जो है
इस ध्वनि को सुनने की क्षमता रखते हैं। कौन कौन? गैंडा, कीट तथा हाथी अपश्रव्य ध्वनि को सुनने की क्षमता रखते हैं। और अपश्रव्य ध्वनि जो है उसकी तीव्रता कितनी होती है? तो अपश्रव्य ध्वनि की तीव्रता जो होती है वो 20 हर्ट्ज से कम होती है। इसके आगे हम लोग देखेंगे श्रव्य ध्वनि। श्रव्य ध्वनि कौन सी होती है जो हम लोग नॉर्मली सुन सकते हैं, वो कौन सी होती है? तो श्रव्य ध्वनि की जो तीव्रता होती है, जो क्षमता होती है, वो कितनी होती है? 20 से 20,000 हर्ट्ज, जो मनुष्य सुन सकते हैं। कितनी होती है? 20 से 20,000 हर्ट्ज। और ये कौन सी ध्वनि होती है? ये श्रव्य ध्वनि होती है। तो श्रव्य ध्वनि की जो क्षमता होती है वो कितनी होती है? 20 से 20,000 हर्ट्ज। इसके आगे हम लोग बात करेंगे स्लॉथ। स्लॉथ जो है एक भालू जैसा जानवर है। स्लॉथ एक भालू जैसा जानवर है। यह पेड़ों से उल्टे लटक कर सोता है। स्लॉथ जो है ये पेड़ों से उल्टे लटक कर सोता है। यह लगभग 17 से 18 घंटे सोता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्लॉथ जो है भालू जैसा जानवर होता है और ये कितने घंटे तक सोता है? तो ये लगभग 17 से 18 घंटे तक सोता है। इसका पूरा जीवन काल लगभग 40 वर्ष का होता है। जो स्लॉथ है इसका पूरा जीवन काल जो है वो लगभग 40 वर्ष का होता है। स्लॉथ का जीवन काल लगभग 40 वर्ष का होता है और यह दिखने में भालू जैसा दिखता है। इसके आगे हम लोग देखेंगे अजगर। स्लॉथ 17 से 18 घंटे सोता है तथा अजगर भी 17 से 18 घंटे सोता है। अजगर जो है अजगर वो भी 17 से 18 घंटे तक सोता है। जिराफ जो है वो भी लगभग 2 से 3 घंटे सोता है। जिराफ जो है वो 2 से 3 घंटे सोता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जिराफ कितने घंटे सोता है? तो जिराफ जो है वो 2 से 3 घंटे सोता है। कितना सोता है? 2 से 3 घंटे। इसके आगे हम लोग देखेंगे भारत में 4 प्रकार के जहरीले सांपों की प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत में 4 प्रकार के जहरीले सांपों की प्रजातियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी? नाग, अफाई, करैत तथा दुबोइया। कौन कौन से? नाग, अफाई, करैत तथा दुबोइया जो है ये 4 प्रकार के जहरीले सांपों की प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। और जब ये सांप किसी इंसान को काट लेते हैं या किसी जानवर को काट लेते हैं, किसी जंतु को काट लेते हैं, तो दवाई के रूप में सीरम दिया जाता है जो सांप के जहर से ही बनता है। जो सीरम दिया जाता है दवाई के रूप में सांप के काटने पर, वो सांप के जहर से ही बनता है। इसके आगे हम लोग देखेंगे ब्रेल लिपि। लुई ब्रेल जो ब्रेल लिपि के प्रतिपादक हैं। ब्रेल लिपि के प्रतिपादक कौन है? तो लुई ब्रेल जो है वो ब्रेल लिपि के प्रतिपादक हैं और ये फ्रांस के रहने वाले थे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्रेल लिपि के प्रतिपादक, तो ब्रेल लिपि के प्रतिपादक हो जाएंगे लुई ब्रेल। और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो लुई ब्रेल थे वो कहाँ के रहने वाले थे? तो लुई ब्रेल जो थे वो फ्रांस के रहने वाले थे। कहाँ के? फ्रांस के रहने वाले थे। जब ये 3 साल के थे, मतलब जब ये बचपन में मतलब 3 साल के थे, तो इनकी आंखें चली गई थी। जब ये 3 साल के थे तो इनके पिता की नुकीले औजारों से, कैसे? पिता के नुकीले औजारों से इनकी आंखें चली गई थी। कैसे चली गई थी? पिता की नुकीले औजार, पिता के औजार थे वो, उनसे ये खेल रहे थे और जो है इनकी आंखों में पिन लग जाने से इनकी आंखें चली गई थी। और जो ब्रेल लिपि है इसमें 6 बिंदु होते हैं। इसमें 6 छोटे छोटे बिंदु होते हैं। कितने? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं? तो ब्रेल लिपि में 6 छोटे छोटे बिंदु होते हैं। इसके आगे हम लोग देखेंगे रेगिस्तानी ओक। ओक जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। रेगिस्तानी ओक जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह लगभग 10 फुट तक लंबा होता है। कितना लंबा होता है? 10 फुट तक लंबा होता है। इसके तने में पानी इकट्ठा रहता है। जो रेगिस्तानी ओक है उसके तने में पानी इकट्ठा रहता है। जब इस इलाके में पानी नहीं मिलता है या इस इलाके में पानी की कमी हो जाती है तो तने के अंदर पतला पाइप डालकर उसमें से पानी निकाल लिया जाता है। रेगिस्तानी ओक जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और यह लगभग 10 फुट तक लंबा होता है और इसके तने में पानी इकट्ठा रहता है। जब इस इलाके में पानी की कमी हो जाती है या पानी नहीं मिलता है तो इसके रेगिस्तानी ओक के तने के अंदर पतला पाइप डालकर इससे जो है पानी निकाल लिया जाता है, जिससे पानी की आपूर्ति होती है। इसके आगे हम लोग बात करेंगे मधुबनी चित्रकला की। तो मधुबनी चित्रकला जो है वो बिहार के मधुबनी जिले से फैली है। कहाँ से फैली है? मधुबनी जिला जो है वो बिहार में है और मधुबनी चित्रकला जो है
वो बिहार से फैली है, मधुबनी जिले से फैली है। यह जो है पिसे चावल के घोल में हल्दी या रंग मिलाकर बनाई जाती है। कैसे बनाई जाती है? मधुबनी चित्रकला जो है वो पिसे चावल के घोल में हल्दी या रंग मिलाकर बनाई जाती है, मतलब नेचुरल रंगों से बनाई जाती है। इसमें जानवर, जो मधुबनी चित्रकला है इसमें जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछली, इंसान, जीव जंतु आदि के चित्र मिलते हैं। जो मधुबनी चित्रकला है उसमें जानवर, पेड़, फूल, मछली, पक्षी, इंसान, जीव जंतु इत्यादि जो है इनके चित्र मिलते हैं। इसके आगे हम लोग देखेंगे, रात में खिलने वाले फूल सफ़ेद और सुगंधित होते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रात में खिलने वाले फूल कैसे होते हैं? तो ये सफ़ेद और सुगंधित होते हैं। कैसे? सफ़ेद और सुगंधित। इसके आगे हम लोग बात करेंगे, यूपी के कन्नौज में इत्र बहुत प्रसिद्ध है। यूपी के कन्नौज, कन्नौज एक जिला है जो यूपी में है, वहाँ जो है इत्र बहुत प्रसिद्ध है। वहाँ का इत्र, जो कन्नौज का इत्र है वो बहुत प्रसिद्ध है। इसे बनाने में गुलाब जल तथा केवड़ा उपयोग में आता है। जो इत्र है इसको बनाने में गुलाब जल तथा केवड़ा उपयोग में आता है। क्या क्या उपयोग में आता है? गुलाब जल और केवड़ा। इसमें फूलों का रस भी सम्मिलित होता है। जो इत्र है इसमें फूलों का रस भी मिला हुआ होता है। गुलाब जल, केवड़ा तथा फूलों का रस जो है इसमें सम्मिलित होता है, मिला होता है। इसके आगे हम लोग देखेंगे नेफेंथीज। नेफेंथीज जो है एक प्रकार का कीटभक्षी पौधा है। नेफेंथीज एक प्रकार का कीटभक्षी पौधा है। ये क्वेश्चन पिछले बार एग्जाम में पूछा गया था। नेफेंथीज एक प्रकार का कीटभक्षी पौधा है जो इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? नेफेंथीज जो है इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है तथा यह भारत के मेघालय में भी पाया जाता है। जो भारत में है वो मेघालय में, भारत के मेघालय में भी जो है नेफेंथीज पाया जाता है। यह घड़े के आकार का होता है। नेफेंथीज जो है यह घड़े के आकार का होता है। इसे पिचर प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। नेफेंथीज को पिचर प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। यह घड़े का आकार होता है। यह भारत के मेघालय में पाया जाता है तथा इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाती है। और यह एक प्रकार का कीटभक्षी पौधा है, मतलब कीटों को खाता है। और यह जो है अपने खाने में मेढक और चूहा को भी, मतलब ये जो है मेढक और चूहा का भी भक्षण कर सकता है। इसके आगे हम लोग देखेंगे, डल झील श्रीनगर में है। डल झील श्रीनगर में कहाँ है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डल झील कहाँ है? तो डल झील जो है वो श्रीनगर में है। यहाँ हाउस बोट और शिकारा नाव चलती हैं। डल झील में हाउस बोट और शिकारा नाव चलती हैं। कौन कौन? हाउस बोट और शिकारा नाव। इसके आगे हम लोग देखेंगे, बज्जू गांव। बज्जू गांव कहाँ है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये भी कि बज्जू गांव कहाँ है? तो बज्जू गांव राजस्थान में है। कहाँ है? बज्जू गांव राजस्थान में। इसके आगे देखेंगे हम लोग, केरल में जो है वल्लम, ये एक नाव है। वल्लम जो है वो एक नाव है। ये लकड़ी की बनी हुई होती है और ये छोटी होती है। ये नाव जो है वो बहुत ही आकार में छोटी होती है और ये केरल में पाई जाती है। केरल में वल्लम जो है नाव पाई जाती है जो लकड़ी की बनी होती है और आकार में छोटी होती है। इसके आगे हम लोग देखेंगे उत्तराखंड। उत्तराखंड के बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ पर ऊबड़ खाबड़ वाले पथरीले रास्ते पाए जाते हैं। उत्तराखंड में ऊबड़ खाबड़ वाले पथरीले रास्ते होते हैं। कैसे रास्ते होते हैं? ऊबड़ खाबड़ वाले या पथरीले रास्ते होते हैं। यहाँ पर पत्थर बहुत ज़्यादा मिलते हैं। उत्तराखंड को फूलों की घाटी के नाम से जानते हैं। उत्तराखंड जो है उसको फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी सीटेट के एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि फूलों की घाटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो उत्तराखंड को फूलों की घाटी के नाम से जानते हैं। किसको? उत्तराखंड को। उत्तराखंड को फूलों की घाटी के नाम से जानते हैं। इसके आगे हम लोग देखेंगे अनीता कुशवाहा। अनीता कुशवाहा के बारे में जानेंगे हम लोग। अनीता कुशवाहा यह जो है बिहार के मुजफ्फरनगर जिले के बोचाहा गांव से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? मुजफ्फरनगर जिले के बोचाहा गांव जो बिहार में पड़ता है। बिहार के मुजफ्फरनगर के बोचाहा गांव से संबंधित है अनीता कुशवाहा। यह मधुमक्खी पालन से संबंधित है। अनीता कुशवाहा जो है वो मधुमक्खी पालन से संबंधित है। मधुमक्खी पालन ज़्यादातर अक्टूबर से दिसंबर माह में होता है। कब होता है? अक्टूबर से दिसंबर माह में होता है। इसी समय मधुमक्खियाँ जो है अपने अंडे देती हैं। मधुमक्खियाँ जो अपने अंडे जो है वो अक्टूबर से दिसंबर माह में देती हैं।
इसीलिए जो है मधुमक्खी पालन ज़्यादातर अक्टूबर से दिसंबर माह में ही होता है। इसके आगे हम लोग देखेंगे, मधुमक्खी के हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है। मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें एक रानी मक्खी होती है तथा कुछ नर मक्खी होते हैं। एक रानी मक्खी जो है मधुमक्खी के हर छत्ते में होती है और उसमें कुछ नर मक्खी भी होते हैं। इसके आगे हम लोग देखेंगे, चींटियों में भी रानी चींटी अंडे देती है। चींटियाँ जो होती हैं उसमें भी रानी चींटी होती है और रानी चींटी जो है वो अंडे देती है तथा सिपाही चींटियाँ बिल का ध्यान रखती हैं। जो सिपाही चींटियाँ होती हैं वो बिल का ध्यान रखती हैं और काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। मतलब सबका जो है अलग अलग काम बटा होता है। जो रानी चींटी होती है वो अंडे देती है, जो सिपाही चींटी होती हैं वो बिल का ध्यान रखती हैं तथा जो काम करने वाली चींटियाँ होती हैं वो भोजन को ढूंढकर बिल तक लाती हैं। इसके आगे हम लोग देखेंगे, गांधीधाम, अहमदाबाद और वलसाड ये 3 रेलवे स्टेशन हैं जो गुजरात में हैं। गांधीधाम, अहमदाबाद और वलसाड ये गुजरात के रेलवे स्टेशन हैं। क्या हैं? गुजरात के रेलवे स्टेशन हैं, गांधीधाम, अहमदाबाद और वलसाड। इसके आगे उडुपी जो है ये भी रेलवे स्टेशन है, ये कर्नाटक में है। उडुपी रेलवे स्टेशन कर्नाटक में है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उडुपी रेलवे स्टेशन जो है वो कहाँ है, तो वो कर्नाटक में है। कोझिकोड और कोट्टायम ये भी रेलवे स्टेशन है। कोझिकोड और कोट्टायम ये रेलवे स्टेशन कहाँ है, तो ये जो है केरल में है। कहाँ है? केरल के रेलवे स्टेशन जो है कोझिकोड और कोट्टायम है। इसके आगे हम लोग देखेंगे, मलयालम जो कि केरल की भाषा है। मलयालम केरल की भाषा है। मलयालम भाषा में माँ की बड़ी बहन को वलियम्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माँ की बड़ी बहन को जो है वलियम्मा कहा जाता है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि मलयालम में माँ की बड़ी बहन को क्या कहते हैं, तो माँ की बड़ी बहन जो है उसको वलियम्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? वलियम्मा कहते हैं। तथा माँ की माँ होती है, जो माँ की माँ मतलब जिसे हम लोग नानी कहते हैं, तो माँ की माँ को केरल मलयालम में क्या कहते हैं? अमूमा कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्मू माँ कहते हैं। माँ की माँ को केरल मतलब मलयालम भाषा में माँ की माँ को अमूमा कहते हैं। तथा पिता के छोटे भाई मतलब जिसे हम लोग चाचा कहते हैं, पिता के छोटे भाई को चिटप्पन कहते हैं। क्या कहते हैं? चिटप्पन जो है पिता के छोटे भाई को कहते हैं। तथा पिता के छोटे भाई की पत्नी मतलब हमारी चाची हुई, पिता के छोटे भाई की पत्नी चाची को क्या कहते हैं, तो पिता के छोटे भाई की पत्नी मतलब चाची को कुजम्मा कहा जाता है। जो मलयालम में माँ की माँ को अमूमा तथा माँ की बड़ी बहन को वलियम्मा, पिता के छोटे भाई को मतलब चाचा को चिटप्पन तथा पिता के छोटे भाई की पत्नी मतलब चाची को कुजम्मा कहते हैं। इसके आगे हम लोग देखेंगे, केरल में नाव को फेरी कहा जाता है। केरल में जो नाव चलती हैं उनको क्या कहते हैं? फेरी। केरल में जो नाव चलती हैं उनको क्या कहते हैं? तो उनको फेरी कहा जाता है। केरल में नाव जो चलती हैं उनको फेरी कहते हैं। इसके आगे हम लोग बात करेंगे कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी जो है ये एक वेट लिफ्टर हैं। कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं। ये क्वेश्चन पिछले सीटेट के एग्जाम में भी पूछा गया था। ये जो है कर्णम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। कहाँ की? आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं, वेट लिफ्टर हैं। और ये 12 साल से ही वजन उठाने का अभ्यास जो है इन्होंने शुरुआत कर दी थी। जब ये 12 साल की थी तभी से इन्होंने वजन उठाने का अभ्यास शुरू कर दिया था। और यह एक बार में लगभग 120 किलोग्राम वजन तक उठा लेती हैं। कितना? 120 किलोग्राम वजन तक जो है एक बार में उठा लेती हैं। कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टर हैं। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इन्होंने 12 साल से जो है वजन उठाने का अभ्यास शुरू कर दिया था और ये एक बार में 120 किलोग्राम वजन तक उठा लेती हैं। इन्होंने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। कितने? 29 मेडल जो है इन्होंने भारत के बाहर जीते हैं। कितने? 29 मेडल इन्होंने कर्णम मल्लेश्वरी ने भारत के बाहर जीते हैं। इसके आगे हम लोग देखते हैं, यूपी में कचनार के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। यूपी में जो है वो कचनार के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। यूपी में कचनार के फूलों की सब्जी। केरल में केले के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। यूपी में कचनार के फूलों की सब्जी तथा केरल जो है उसमें केले के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। इसके आगे, महाराष्ट्र में सहजन के फूल के पकौड़े बनाए जाते हैं। जो महाराष्ट्र है वहाँ
सहजन के फूल के पकौड़े बनाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सहजन के फूल के पकौड़े कहाँ बनाए जाते हैं, तो क्वेश्चन सहजन के फूल के पकौड़े जो है वो महाराष्ट्र में बनाए जाते हैं। इसके आगे हम लोग देखेंगे गिजुभाई बधेका। गिजुभाई बधेका जो है वो गुजरात के रहने वाले थे। कहाँ के? गिजुभाई बधेका गुजरात के रहने वाले थे। या जो है बच्चों के लिए मजेदार किस्से कहानियां तथा पत्र लिखते थे। गिजुभाई बधेका जो थे वो बच्चों के लिए किस्से कहानियां तथा जो है पत्र लिखते थे। किस्से कहानियां तथा पत्र लिखते थे। और इनके जो पत्र होते थे उनमें जो है पक्षियों के बारे में जानकारी मिलती थी। मतलब मैक्सिमम ये पत्र जो लिखते थे उनमें मैक्सिमम जो है उनमें पक्षियों के बारे में जानकारी मिलती थी। पत्रों में पक्षियों के बारे में जानकारी मिलती थी। इसके आगे हम लोग देखेंगे कलचिड़ी। कलचिड़ी को जो है इंडियन रॉबिन के नाम से जाना जाता है। कलचिड़ी जो है एक प्रकार की चिड़िया है, इसे इंडियन रॉबिन के नाम से जाना जाता है। और इसके जो बच्चे होते हैं उनकी चोंच लाल होती है। कलचिड़ी के जो बच्चे होते हैं उनकी चोंच लाल होती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडियन रॉबिन जो है उसे किस नाम से जानते हैं, तो कलचिड़ी। कलचिड़ी को इंडियन रॉबिन या इंडियन रॉबिन जो है वो कलचिड़ी के नाम से जानी जाती है। इसके आगे हम लोग देखेंगे फाख्ता। फाख्ता भी एक प्रकार का पक्षी है और यह अपना घोंसला कैक्टस के कांटों के बीच बनाता है। यह जो फाख्ता है एक प्रकार का पक्षी है, यह अपना घोंसला कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में बनाता है। कहाँ बनाता है? कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में बनाता है। इसके आगे हम लोग देखेंगे बसंत गौरी। बसंत गौरी भी एक प्रकार की चिड़िया है। यह जो है पेड़ के तने में गहरा छेद करके जो है उसमें अपना गहरा छेद बनाती है। जो पेड़ का तना होती है, पेड़ का तना होता है उसमें जो है ये गहरा छेद बना लेती है तथा उसी में अंडे देती है। जो बसंत गौरी है ये एक प्रकार की चिड़िया है। यह पेड़ के तने में गहरा छेद बना लेती है तथा उसी में अंडे देती है तथा यह गर्मियों के दिनों में टुक टुक की आवाज करती है। जो बसंत गौरी एक चिड़िया है वो बस गर्मियों के दिनों में टुक टुक की आवाज करती है। इसके आगे हम लोग देखेंगे सकर खोरा। सकर खोरा भी एक प्रकार की चिड़िया है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे तो यह किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाता है। जो सकर खोरा एक प्रकार की चिड़िया है वो किसी छोटे पेड़ मतलब किसी छोटे जो छोटा पेड़ है उस पर या तो फिर झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाता है। सकर खोरा अपना झाड़ी की डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है। इसके आगे हम लोग देखेंगे माघ बिहू। माघ बिहू एक प्रकार का त्योहार है। माघ बिहू जो है एक त्योहार है जो 14 से 15 जनवरी को मनाया जाता है। 14-15 जनवरी को मनाया जाता है। इसके पहले दिन को उरुका कहते हैं। क्या कहते हैं? माघ बिहू जो है उसके पहले दिन को उरुका कहते हैं। इस दिन अस्थाई शेड मतलब छप्पर बनाते हैं। अस्थाई शेड छप्पर बनाते हैं मतलब छप्पर से घर बनाते हैं जिसे भेला घर कहते हैं। जो छप्पर का बना घर होता है उसे क्या कहते हैं? भेला घर कहा जाता है। छप्पर से बने घर को भेला घर कहते हैं। इसके आगे हम लोग देखेंगे बिहू। बिहू जो है असम का लोक नृत्य है। असम का लोक नृत्य बिहू है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि असम का लोक नृत्य क्या है, तो बिहू जो है वो असम का लोक नृत्य है। इसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे चेवा। चेवा जो है वो चावल का एक प्रकार का पकवान है। चेवा जो है एक प्रकार का पकवान है जो चावल से बनता है और यह कढ़ाई पर केले के पत्ते ढककर बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? चेवा चावल का जो बनता है वो कैसे बनाया जाता है, तो यह कढ़ाई पर केले के पत्ते ढककर बनाया जाता है। इसके आगे हम लोग देखेंगे केरल को मसालों का राज्य कहा जाता है। मसालों का राज्य, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि मसालों का राज्य किसे कहते हैं, तो केरल को मसालों के राज्य के नाम से जाना जाता है। और यहाँ गरम मसाला, जीरा, इलायची, लौंग, सौंठ आदि मसाले पाए जाते हैं। मतलब यहाँ जो है मसाले, विभिन्न प्रकार के मसाले पाए जाते हैं, इसीलिए जो है केरल को मसालों का राज्य कहा जाता है। इसके आगे हम लोग देखेंगे लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म। लेफ्टिनेंट कमांडर थी ये वहीदा प्रिज्म, जो भारतीय नौसेना में डॉक्टर, जो वहीदा प्रिज्म है ये भारतीय नौसेना में डॉक्टर है और यह 36 प्रकार के आदेश देती हैं। वहीदा प्रिज्म जो है वो 36 प्रकार के आदेश देती हैं। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं और ये 36 प्रकार के आदेश देती हैं। अब बात करेंगे आगे स्किप्पो पुल।
स्कित्पो पुल कहाँ है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्कित्पो पुल है वो कहाँ है, तो स्कित्पो पुल जो है वो लद्दाख में है। कहाँ है, लद्दाख में। इसके आगे हम लोग देखेंगे मछलियां खबरों की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों के रूप में देती हैं। कैसे देती हैं, तो बिजली तरंगों के रूप में देती हैं। मछलियां खबरों की चेतावनी जो है वो बिजली तरंगों के रूप में देती हैं। इसके आगे हम लोग देखेंगे बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती हैं। बाघ की जो मूछें होती हैं, बाघ की मूछें बहुत ही सेंसिटिव होती हैं, ये हवा में हुए कंपन को भाप लेती हैं, जिससे उसे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है। जिससे उसे जो है शिकार की, बाघ को शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है। इसके आगे बाघ का गरजना या गुर्राना, बाघ जो गरजता है या गुर्राता है उसे 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। कितने दूर तक, 3 किलोमीटर दूर तक बाघ का गरजना या गुर्राना सुना जा सकता है। बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज में अंतर को भी भाप लेता है। मतलब जो पत्तों से, हवा से जो पत्ते हिलते हैं तथा जो शिकार झाड़ियों को हिलाता है, उनमें जो आवाज में अंतर होता है उसको जो बाघ जो है वो भी उसको पहचान लेता है या अंतर कर लेता है। इसके आगे हम लोग देखेंगे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। कहाँ है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। इसके आगे हम लोग बात करेंगे घाना नेशनल पार्क। घाना नेशनल पार्क ये कहाँ है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि घाना नेशनल पार्क कहाँ है, तो घाना नेशनल पार्क जो है वो भरतपुर के राजस्थान जिले में है। कहाँ है, भरतपुर के राजस्थान जिले में। इसके आगे हम लोग बात करेंगे आत्रेयपुरम। आत्रेयपुरम एक स्थान है। आत्रेयपुरम कहाँ है, तो ये आत्रेयपुरम जो है वो आंध्र प्रदेश में है। आत्रेयपुरम आंध्र प्रदेश में है। इसके आगे हम लोग बात करेंगे आंध्र प्रदेश में आम पापड़ को मामिडी तांड्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आंध्र प्रदेश में जो है आम पापड़ को मामिडी तांड्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, मामिडी तांड्रा कहा जाता है आम पापड़ को। इसके आगे हम लोग देखेंगे हमारे पेट का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस होता है। हमारा जो पेट होता है उसके अंदर का जो ताप होता है वो कितना होता है, तो 30 डिग्री सेल्सियस जो है हमारे पेट के अंदर का ताप होता है। नॉर्मली हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है नॉर्मली हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है। तथा जो हमारा पेट होता है उसके अंदर का जो ताप होता है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसमें पाया जाने वाला रस जो है वो अम्लीय होता है। जो इस पेट के अंदर जो है रस पाया जाता है, जो अम्ल पाया जाता है वो कैसा होता है, अम्लीय होता है। और उसमें HCl अम्ल पाया जाता है। कौन सा, HCl अम्ल पाया जाता है। इसके आगे हम लोग बात करेंगे वेलक्रो। वेलक्रो क्या है, तो वेलक्रो के बारे में जानते हैं हम लोग। सैंडल में चिपकने वाला, सैंडल में जो चिपकने वाला पदार्थ होता है उसे वेलक्रो कहा जाता है, जिसे छुड़ाने पर चुर चुर की आवाज़ आती है। बच्चे इसे छुड़ाकर इसका आनंद लेते हैं। बच्चे जो है बार बार ये प्रक्रिया किया करते हैं और आनंद की अनुभूति करते हैं। इसके आगे हम लोग देखेंगे भारत में मिर्च पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से लाए थे। भारत में जो मिर्च है, मिर्च कहाँ से आई, तो जो है ये पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। मिर्च को जो है पुर्तगाल देश के व्यापारी जो है वो दक्षिण अमेरिका से जो भारत में लाए थे। इसके आगे हम लोग देखेंगे भारत में भिंडी अफ्रीका से, भिंडी जो है वो अफ्रीका से आई। गोभी और मटर यूरोप से आई। कहाँ से, गोभी और मटर यूरोप से आई। सोयाबीन चीन से। भारत में भिंडी अफ्रीका से, गोभी और मटर यूरोप से तथा सोयाबीन जो है वो चीन से आई थी। इसके आगे हम लोग बात करेंगे अलबरूनी। अलबरूनी जो है वो उज्बेकिस्तान से भारत आया था। अलबरूनी उज्बेकिस्तान से। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अलबरूनी जो है वो कहाँ से भारत आया था, तो अलबरूनी जो है वो प्रेजेंट के उज्बेकिस्तान से भारत आया था। और 1973 में इसके जन्म के 1000 साल पूरे हुए थे। मतलब सन 1973 में इसका जन्म हुआ था, तब से 1973 में इसके 1000 साल पूरे हुए थे। 1973 ईस्वी में इसके जन्म के 1000 साल पूरे हुए थे। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक
जरूर करिएगा तथा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। इसके आगे हम लोग देखेंगे दड़की माई। दड़की माई एक महिला है। दड़की माई एक महिला है जो राजस्थान के अलवर जिले से संबंधित है। कहाँ से? राजस्थान के अलवर जिले के एक गांव की रहने वाली थी। दड़की माई जो है वो राजस्थान के अलवर जिले के एक गांव की रहने वाली थी और इन्होंने लोगों के साथ मिलकर पानी की समस्या को दूर किया। दड़की माई जो है वो लोगों के साथ मिलकर इन्होंने पानी की समस्या को दूर किया। और ये कहाँ की रहने वाली थी? तो ये राजस्थान के अलवर जिले के एक गांव की रहने वाली थी। इसके आगे हम लोग देखेंगे मृत सागर। मृत सागर के बारे में हम लोग जानेंगे। तो मृत सागर जो है वो दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। मृत सागर जो है वो दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इसके 1 लीटर पानी में लगभग 300 ग्राम तक नमक होता है। कितना नमक होता है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मृत सागर के 1 लीटर पानी में कितना नमक होता है? तो लगभग 300 ग्राम नमक होता है इसमें, जिससे इसका घनत्व, इतना ज़्यादा नमक होता है इसी कारण इसका घनत्व जब भी ज़्यादा होता है, इसका घनत्व ज़्यादा होता है, जिससे इसमें कोई भी जीव आराम से तैरता रहता है। घनत्व ज़्यादा होता है जिसके कारण इसमें कोई भी जीव जंतु आसानी से तैरता रहता है। इसके आगे हम लोग बात करेंगे मलेरिया। तो मलेरिया कैसे फैलता है, किस मच्छर से फैलता है? तो मलेरिया जो है मादा मच्छर एनाफिलिस से फैलता है। किससे फैलता है? मलेरिया मादा मच्छर मादा एनाफिलिस से फैलता है। यह जो मच्छर है यह रंग में भूरा तथा इसके पंख जो है वो छोटे होते हैं। जो मादा एनाफिलिस मच्छर है वो उसका रंग भूरा होता है तथा इसके जो पंख होते हैं वो छोटे होते हैं। कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। इसके आगे हम लोग देखेंगे मलेरिया की दवा सिनकोना नामक पेड़ की छाल से बनाई जाती है। जो मलेरिया जो मच्छर मादा मच्छर के काटने से फैलती है, मादा एनाफिलिस से फैलती है मलेरिया, इसकी जो दवा है वो सिनकोना नामक पेड़ की छाल से बनाई जाती है। किससे? सिनकोना नामक पेड़ की छाल से मलेरिया की दवा बनाई जाती है। और कैसे बनाई जाती है? तो पहले जो छाल है उसको, पहले छाल को उबाला जाता है। छाल जो है उसको उबाला जाता है, फिर इसको छान लिया जाता है। छाल को उबाला जाता है, फिर इसको छान लिया जाता है। तो छानने पर जो तरल पदार्थ निकलता है उसको जो है इसकी दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके आगे हम लोग देखेंगे रोनाल्ड रॉस ने बताया कि मलेरिया मच्छर के काटने से फैलता है। किसने बताया? रोनाल्ड रॉस ने। क्या बताया? कि मलेरिया जो है मच्छर के काटने से फैलता है। इससे पहले हम लोग जानते थे कि मलेरिया जो है गंदगी आदि से फैलता है, लेकिन रोनाल्ड रॉस ने बताया कि मलेरिया जो है गंदगी आदि से नहीं बल्कि ये जो है मच्छर के काटने से फैलता है। और इन्हें 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जो रोनाल्ड रॉस थे इन्होंने मलेरिया जो है वो बताया कि मच्छर के काटने से फैलता है। इन्हें 1902 ईस्वी में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रोनाल्ड रॉस को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और 1905 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। कब? 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 1905 में इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। इसके आगे हम लोग देखेंगे बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल के बारे में हम लोग जानेंगे। तो बछेंद्री पाल को जो है इन्हें जाना जाता है एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला के नाम से। जो बछेंद्री पाल थी ये जो है एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। बछेंद्री पाल एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। यह 12 वर्ष की उम्र में 4000 मीटर ऊंची पहाड़ी की चोटी पर जो है चढ़ गई थी। कब? 12 वर्ष की उम्र में और 4000 मीटर की ऊंची पहाड़ी पर चढ़ गई थी। ये जब ये 12 वर्ष की थी तो 4000 मीटर ऊंची पहाड़ की चोटी पर चढ़ गई थी। 1984 में बछेंद्री पाल को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए चुना गया था। कब? 1984 में बछेंद्री पाल को जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए भी चुना गया था। इसके आगे हम लोग देखेंगे भारत के सापेक्ष एक दूसरे के उल्टे कौन सा देश है? जो भारत है उसके सापेक्ष मतलब भारत की स्थिति एक ओर तथा दूसरी ओर कौन सा देश है? तो जो है वो अर्जेंटीना और ब्राज़ील 2 देश हैं। भारत के सापेक्ष एक दूसरे के उल्टे मतलब भारत की स्थिति एक ओर और दूसरी ओर जो है अर्जेंटीना और ब्राज़ील हैं। ये क्वेश्चन एक बार सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है और वहाँ ऑप्शन में जो है अर्जेंटीना था, तो अर्जेंटीना जो है सही टिक किया गया।
इसके आगे हम लोग देखेंगे सुनीता विलियम्स जो है 2006 में, सुनीता विलियम्स 2006 में स्पेसशिप से पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर गई थी। सुनीता विलियम्स जो है वो 2006 में स्पेसशिप से पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर गई थी। इसके आगे हम लोग देखेंगे चांगपा एक प्रकार की जनजाति है, चांगपा एक जनजाति है और यहाँ के लोगों को घुमंतू लोग कहते हैं। चांगपा जो जनजाति है, यहाँ के लोग जो है उनको घुमंतू लोग के नाम से जाना जाता है और इसमें लगभग 5000 लोग होते हैं। घुमंतू जो लोग होते हैं वो लगभग 5000 लोग एक साथ मतलब रहते हैं। चांगपा जो जनजाति है उसमें 5000 लोग रहते हैं और इन लोगों को घुमंतू लोग के नाम से जाना जाता है। यह लोग एक विशेष प्रकार की बकरी पालते हैं। जो चांगपा जनजाति है, यहाँ के लोग घुमंतू लोग एक विशेष प्रकार की बकरी पालते हैं और इस बकरी को जो है पश्मीना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पश्मीना के नाम से बकरी को जाना जाता है। पश्मीना के जो बाल होते हैं, पश्मीना जो बकरी है इसके बाल बहुत पतले होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत पतले होते हैं। पश्मीना बकरी 5000 मीटर की ऊंचाई, कितनी ऊंचाई? 5000 मीटर की ऊंचाई तथा -40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर भी रह सकती है। कितना? -40 डिग्री टेम्परेचर भी -40 डिग्री टेम्परेचर जो है ये रह सकती है। इसके आगे हम लोग देखेंगे इसके बालों से पश्मीना शाल बनाई जाती है। जो पश्मीना बकरी है इसके बालों से पश्मीना शाल बनाई जाती है। उसके बाल जो है बहुत ही पतले होते हैं। ये हमारा एक बाल जो है वो पश्मीना के लगभग 6 बालों के बराबर होता है। इसके आगे हम लोग देखेंगे एक पश्मीना शाल लगभग 6 स्वेटरों के बराबर होती है। एक पश्मीना शाल जो है वो लगभग 6 स्वेटरों के बराबर होती है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि एक पश्मीना शाल कितने स्वेटरों के बराबर होती है? तो एक जो पश्मीना शाल है वो लगभग 6 स्वेटरों के बराबर होती है। इसके आगे हम लोग देखेंगे एक पश्मीना शाल को तैयार करने में लगभग 250 घंटे का समय लगता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जा सकता है कि एक पश्मीना शाल को तैयार करने में कितना समय लगता है? तो एक पश्मीना शाल को तैयार करने में लगभग 250 घंटे का समय लगता है। कितना? 250 घंटे का समय लगता है। इसके आगे हम लोग देखेंगे चांगथांग इलाका, जो चांगपा जनजाति है वहाँ जो है एक चांगथांग इलाका है। चांगपा जनजाति में एक चांगथांग इलाका है और यहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। इस इलाके में बहुत कम लोग रहते हैं। जो चांगथांग इलाका है यहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। यहाँ टेंट को रेबो कहा जाता है। जो टेंट लगाए जाते हैं इनको रेबो, चांगथांग इलाके में टेंट को रेबो कहा जाता है तथा रेबो के पास भेड़ बकरियों को रखने के लिए जगह बनी होती है। कैसी जगह? जहाँ भेड़ बकरियाँ पाली जाती हैं वो एक प्रकार की जगह बनी होती है और इसे क्या कहते हैं? तो इस जगह को कहते हैं चांगपा लेखा। जहाँ भेड़ बकरियाँ जो है रहती हैं ऐसी जगह को जो है चांगपा लेखा के नाम से जानते हैं। इसके आगे हम लोग देखेंगे भीमराव अंबेडकर जो है वो गोरेगांव महाराष्ट्र के रहने वाले थे। कहाँ के? भीमराव अंबेडकर गोरेगांव महाराष्ट्र के। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भीमराव अंबेडकर कहाँ के रहने वाले थे? तो भीमराव अंबेडकर जो है वो महाराष्ट्र के गोरेगांव के रहने वाले थे। इसके आगे हम लोग देखेंगे सोलापुर कहाँ है? तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सोलापुर कहाँ है? ऑप्शन में दिया होगा मुंबई। तो आप सोलापुर कहाँ है? सोलापुर मुंबई में है। इसके आगे हम लोग देखेंगे ऊंधिया एक प्रकार की सब्जी है। ऊंधिया जो है वो एक प्रकार की सब्जी है जो बर्तन को उल्टा रखकर कोयले के बीच में पकाई जाती है। कैसे पकाई जाती है? बर्तन को उल्टा रखा जाता है तथा उसको जो है कोयले के बीच में पकाया जाता है और ये एक प्रकार की सब्जी है। इसके आगे हम लोग बात करेंगे कुडुक आदिवासी जनजाति। कुडुक एक प्रकार की आदिवासी जनजाति है। कुडुक एक प्रकार की आदिवासी जनजाति है और ये कहाँ पाई जाती है? तो ये झारखंड में पाई जाती है। कुडुक आदिवासी जनजाति कहाँ है? तो कुडुक आदिवासी जनजाति झारखंड में पाई जाती है और यहाँ की भाषा भी कुडुक है। कुडुक आदिवासी जनजाति है, झारखंड की जनजाति जो है वहाँ की भाषा भी कुडुक है। इसके आगे हम लोग देखेंगे पूरणपोली क्या है? इसके बारे में हम लोग जानेंगे। पूरणपोली जो है वो चने की दाल की मीठी रोटियों को कहते हैं। किसको कहते हैं? चने की दाल की जो मीठी रोटियां बनाई जाती हैं उनको पूरणपोली के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? पूरणपोली के नाम से। कहीं कहीं इड़ाक की जगह पे ना भी मिलता है। पूरणपोली चने की दाल की मीठी रोटियां होती हैं।
और ये महाराष्ट्र के मीठे पकवान में आता है। जो पूरण पोली है ये महाराष्ट्र के मीठे पकवान में आता है। कहाँ के? महाराष्ट्र के मीठे पकवान में आता है। इसके आगे हम लोग बात करेंगे चिराव नृत्य। चिराव नृत्य जो है पिछले सीटेट के एग्जाम में पूछा भी गया है कि चिराव नृत्य कहाँ का नृत्य है। तो चिराव नृत्य जो है वो मिजोरम का जो है नृत्य है। चिराव नृत्य मिजोरम में होता है। कहाँ होता है चिराव नृत्य? मिजोरम में। ये पिछली बार सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है, पिछले सीटेट का एग्जाम में पूछा गया है। इसके आगे हम लोग इस वीडियो के लास्ट पॉइंट पे बात करेंगे। जंगल अधिकार कानून 2007 क्या है? जंगल अधिकार कानून जो 2007 है वो क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो जंगल अधिकार कानून 2007 कहता है कि जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं, जो कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं या 25 साल से जंगल में निवास कर रहे हैं, उनका वहाँ के जंगल और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर हक होता है। जंगल अधिकार कानून 2007 कहता है कि जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं या जंगल में निवास कर रहे हैं, उनका जो वो लोग हैं उनका जो है वहाँ के जंगल और वहाँ पैदा होने वाली जो चीज़ें हैं उन पर उनका हक होता है, अधिकार होता है। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।